चलो भाई अब शांति से बैठ जाएंगे ना। नर्मदे हर। अभी कुछ दिन पहले ही मैं कुछ गांव में से होते हुए गया था और चुनाव का समय है, इसलिए कार्यकर्ताओं के अलावा बाकी लोगों से भी बातचीत होनी चाहिए। आप वो लोग हैं जब हमारा जिनके मैंने माला पहनाई से बहुत नीचे भी बैठे हुए हैं, ये दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें उसी समय के कार्यकर्ता हैं जिनका मैं अभिनंदन अभी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं एक बात पूरे देश में कहता हूँ, मुझे बनाने वाले कोई लोग हैं तो ये लोग हैं जो मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, और मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। नौजवान मित्रों को नमस्कार। जिला पंचायत की अध्यक्ष आपकी ही बेटी सम्मानीय ज्योति नीलेश काकोड़िया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के प्रभारी, और युवा मोर्चे में जब मैं काम करता था तो मेरे सहयोगी आदरणीय ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी, कैलाश भाई, रामराज जी, संतोष जी, हमारे आयन जी, यहाँ पर जो हमारा इस समय पूरी जिम्मेदारी के साथ काम देख रहे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष उनके निर्देशन में काम करते हैं, रविंद्र भाई, मंच पर संतोष जी राय, पूरा समृद्ध मंच है, इसलिए मैंने कहा कि हम पहले उनका स्वागत करेंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सीताराम जी को भी पूरे देश में जब कभी संगठन के बीच में जाता हूँ तो मैं उनका नाम लेता हूँ, और उनका नाम उनको खुश करने के लिए नहीं लेता। सीताराम जी बिछुआ के हमारे कार्यकर्ता हैं। जब मैं पहली बार पैदल यात्रा के लिए निकला सन 85 में, आप राजो आप बैठो ना, आपको काहे परेशान कर रहे हैं उनको। नहीं। मैं नौजवान था और मैं सीताराम जी को नहीं जानता था। उस दिन हमने गोरखपुर से सुरेंद्र भाई के यहाँ घर पर भोजन करके हम लोग निकले तो 4 बहरिया और ऐसे ऊपर खमरिया से होते हुआ थे हम लोग बिछुआ पहुंचे, तब 3:30 बज गया था दोपहर का, और रात्रि विश्राम हमको देवनगर नया में करना था। और मेरा नियम था जहाँ रात्रि विश्राम लिखा है वहीं जाना है। रास्ते में तो कोई स्वागत सत्कार होता नहीं था, कार्यकर्ता गिनती के होते थे। और सच बात है कि दिन भर हमको कुछ खाने को किसी को मिला नहीं। जब हम सीताराम जी के पास पहुंचे तो स्वाभाविक है कि ये वो 2 दिन से मजदूरी करने इसलिए नहीं गए थे। टेलीफोन होता नहीं था, चिट्ठी पत्री होती नहीं थी, खबर गई थी, तो ये 2 दिन मजदूरी करने नहीं गए थे। और घर लिपा पता कि हमारे कोई नेताजी आ रहे हैं। नेताजी को तो हम तो लड़के थे, हम उस समय कोई ऐसा वो था नहीं। विधानसभा का चुनाव हो गया था, हम लोग हार गए थे। तो जैसे ही हम पहुंचे तो ये लोटा पर न गमछा डाल के जाने लगे। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कल बस अब भी आए। मैंने कहा रोका उनको भी नहीं। जब हम चलने लगे तो इन्होंने कहा कि बाहर निकलकर कि भैया बदरी बहुत खराब है, रूख भी न बचा पाए। अब उतना अंदाजा, रास्ते में उस 1 महीने की यात्रा में 14 दिन ओले गिरे थे मेरी यात्रा। तो जैसे ही इनने कहा और हम रुके, और 11 मिनट ओले गिरे। ये बात सही है, 11 मिनट अपने जीवन में मैंने ओले गिरते नहीं देखे। इनका अनुमान सही निकला। तो फिर मैंने कहा कि गांव में तो सामने एक यादव समाज के व्यक्ति थे, इनके घर में तो जगह थी नहीं। तो मैंने कहा अपन गांव भर को बुलाओ। तो क्या बन सकता है, गाकर दाल भी नहीं थी। तो गक्कड़ और जो थोड़ी उनने जो दाल दी यादव जी ने, ऐसा मिल मिलाकर बनाया, खाया, रात हो गई। यहाँ छोटे भी है, छोटे साहू, ये बहुत छोटा था। हम लोग वहाँ से गोगावरी गए, पछताना होते हुए ऐसे रात को हम शायद 1:45 बजे या 1:30 बजे से नया श्रीनगर पहुंचे। मैं सीताराम जी की बात इसलिए करता हूँ, उस समय पार्टी को कोई जानता नहीं था। उस समय पार्टी के लिए इतना समर्पण, इतनी निष्ठा
ये पैदल चलकर मुगवानी जाते थे, वहाँ नाश्ता करते थे, दोपहर का भोजन बरेटा में करते थे पैदल, फिर वहाँ से शेर बेलखेरी जाते थे, वहाँ से हमारा एक कार्यकर्ता था विशाल, वो बस की टिकट काटता था, तो वो इनको बिठा देता था, तो ये गोटेगांव पहुँचते। एक दिन में पहुँचते थे, लेकिन बैठक में पैदल जाते थे। मुझे लगता ताली बजाती बनती है, आज साधन है, और इसलिए मुझे लगता है कि इनने कभी सब। लेकिन जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आप शहर जाएंगे, मुन्ना भैया की शादी हुई, जो विधायक जी हैं नरसिंहपुर में, इनको कार्ड नहीं मिला, तो सबको मैंने देखा, लेकिन सीताराम जी को नहीं देखा। तो मैं जब ये मुझे मिले तो मैंने इनसे कहा कि आप शादी में नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मालिक हमें न्यू तो नहीं मिले। मतलब बिना सम्मान भी, हमारा स्वाभिमान भी है। मैंने कार्ड तो पहुंचाया था, कह लगे कार्ड तो हमें मालूम है कि पहुंचाओ तो, लेकिन हमें मिलो नहीं। बाद में मुन्ना भैया आए, इनको लेके गए, हमने कहा 3 दिन इनने घर में हमारे पौने की, और उसके बाद शादी के बाद की बात है। ये स्वाभिमान भी जिंदा रहना चाहिए, हमारे पास कुछ हो या ना हो। कि हम नेता का सम्मान करते हैं, लेकिन नेता अगर हमें सम्मान नहीं देगा तो फिर हम इस दरवाजे पर नहीं जाएंगे। ये दोनों चरित्र आदमी ने अपने जीवन में हमारे सामने रखे। मित्रों, मैं आदिवासियों को खुश करने के लिए कभी नहीं कहता, मैं आदिवासियों की कीमत जानता हूं, उनका जीवन जानता हूं। मेहनत के अलावा दूसरा एक ढेला भी उनको स्वीकार नहीं है। हम अपने जीवन में कभी संग्रह नहीं करते, ये फक्कड़पन हमारी संस्कृति है, हमारी जीवन शैली। लेकिन एक बदलाव मैं हमेशा कहता था, जैसे मैं नशे का विरोधी था, आपके बीच खुलेआम कहता था ये बुराई हमें छोड़नी चाहिए, हमारा जीवन अच्छा होगा। त्योहार में जो चीजें चलती है, मैंने उनका कभी विरोध नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा कहता था कि हमारे जीवन में आने वाले परिवर्तनों के साथ हमें अपने आप में कुछ चीजें जोड़नी होगी। हमने संस्कृति के लिए जो योगदान दिया, वो जनजातीय समाज ने जितना दिया किसी और ने नहीं दिया। अगर मैं मूल्यों की बात करूं, तो मूल्यों के आधार पर उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, उनका संकल्प जितना जनजातीय आदिवासी समाज के पास है, किसी और के पास नहीं है। एक होती है शुद्धता, उनके पास में मजदूरी करने के अलावा कोई रास्ता भले ना हो। अगर हमारे चौके से बाहर हमारी माताएं बहनें हैं, तो परिवार का व्यक्ति जाकर खिलाएगा, ये किसी और में ताकत नहीं है, ये आदिवासी समाज में है। और मुझे लगता है कि ये चीज है जिनके लिए हम कहते हैं कि हमारी ये सांस्कृतिक विरासत है। ये विरासत अगर किसी के पास है, ये समाज के पास में। लेकिन आज हम अलगाव की बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। मेरे जीवन में जो चित्र आया, उसके लिए मैं कहानी कहता हूं लोगों से कि एक आदिवासी है, वो भी इधर नहीं, झाड़ी के बाद, यानी हम पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस करके जो झाड़ी आती है, जहां आपके पास कुछ बचता नहीं है। हम लोग 3 दिन से हमें कुछ खाने नहीं मिला था, लेकिन वो आदिवासी उसने दुकान से लिया, और दुकानदार ने हमको नहीं दिया। उसने कहा बाबा जी सुबह 6 बजे आएंगे, हमारी नाव खड़ी है, नंदा उस पार गाँव है हमारा, हम अभी आपको नहीं दे पाएंगे। वो आटा लेकर बाजू में खड़ा था, और उसने कहा कि, मैंने कहा नर्मदे है, जैसे स्वभाव में परिक्रमावासी कहता है, मैंने उनसे भी कह दिया नर्मदे है। अरे तू ठीक टाइम पे आया, आधा तेरा आधा मेरा, आधा आटा। अब आप मुझे बताइए, वो शराब पिए हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ये नहीं पता कि मेरे सामने भिक्षा कौन मांग रहा है, और वो आधा आटा उठा ले। मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा है भिक्षा मांगी जाती है, भिक्षा उठाई नहीं जाती। अरे यार, ऐसा करके उंगली मारी और आधा आटा मुझे दे दिया। मैं जब तक धरती पे जीऊंगा, उससे बड़ा मैं दानी दुनिया में किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। उस आदमी के अकेले की खुराक रही होगी 8 रोटी की, 6 रोटी का आटा था, उसमें से आधा उसने प्रहलाद पटेल को दिया है, एक परिक्रमावासी को दिया। उसको पता नहीं था कि ये 4 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका 2 बार, तब तक मैं 2 बार सांसद बन चुका था। मैं आपसे कहता हूं, धन से कोई अमीर नहीं होता, दानी नहीं बन सकता, इसके लिए मन चाहिए। और वो त्याग अगर कोई कर सकता है, जिंदगी भर पीढ़ियों से करता रहा, तो आदिवासी समाज करता रहा। आजादी के आंदोलन में जितनी कुर्बानी इस समाज ने दी है, इतिहास गवाह है पिछले 1000 साल का। 1000 साल की बात कर रहा हूं मैं 100-200 साल की बात नहीं कर रहा। आपको पता नहीं हमारा इतिहास क्या है। जिनको हमने माना कि ये जंगलों में चले गए, हमने मान लिया कि साहब ये तो ना समझ लोग हैं, उनकी परंपराएं आज भी उतनी ताकत के साथ जिंदा है। यही बात तो देश के प्रधानमंत्री ने कही। मैं उस विभाग का मंत्री हूं,
उन्होंने कहा कि हमारा खान पान सबसे अच्छा था, हमारा पहनावा सबसे अच्छा था, हमारी जीवन शैली सबसे अच्छी थी। आप किसी आदिवासी परिवार के बारे में देखना, जो अनाज वो खाते थे, किसने कहा कि ये गरीब का खाना है? कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार, बाजरा, रागी, जगनी, जितनी चीजें हैं वो सबसे कम पानी में पकने वाली फसलें, सबसे खराब जमीन में होने वाली फसलें हैं। सबसे ज्यादा उम्र अगर किसी बीज की है तो कोदो कुटकी की है। 15 साल, पूरी दुनिया में कोई बीज ऐसा नहीं है जिसकी उम्र इतनी लंबी हो। उसके खाने से ना तो आपको शुगर होगी, ना आपको कोलेस्ट्रॉल होगा। और उसकी जगह पर जो खाना हमने स्वीकार किया, जो मजाक उड़ाया गया कि गरीब आदमियों का खाना, ये लोग कौन थे? प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में जाकर कहा, और आज पूरी दुनिया हमारे सामने भिक्षा का पात्र लेके खड़ी है कि हमको मिलेट्स चाहिए, सीरियन चाहिए, जिसको लोग मोटा अनाज कहते थे, वो चाहिए। पहले हमारे पास में रहता था, हम कुटियों में भर के रख लेते थे। आज तो ग्राम के भाव से बिक रहा है, पैसा किसके पास आएगा? लेकिन हमने जो रास्ता अपनाया, वो हमने रास्ता अपनाया गेहूं, धान, गन्ना। अगर 1 लीटर में 1 किलो पकता है ज्वार बाजरा, जो बरसात के फसल में पकता है, गेहूं के लिए 28 लीटर पानी चाहिए, धान के लिए 38 लीटर पानी चाहिए, गन्ने के लिए 42 से 50 लीटर चाहिए 1 किलो के लिए। आप कल्पना करते हैं कि हम किस रास्ते पर गए? हमने अपने स्वास्थ्य को भी खराब किया, हमारा मजाक उड़ाया गया और हम उसके पीछे हम बोल नहीं सके। आज देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कह रहा है कि यदि भुखमरी बचाना है दुनिया की, तो हमारे सीरियन की तरफ जाना पड़ेगा। स्वस्थ रखना है दुनिया को, तो इसी के रास्ते पर जाना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारा खान पान सर्वश्रेष्ठ, हम ढीले कपड़े पहनने वाले लोग, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। आज दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं ढीले कपड़े पहनना चाहिए। हमारी जीवन शैली यही जीवन शैली है। यदि हमको कभी हार्ट फेल नहीं हुआ हमारे सैनों को, हमारा खान पान था। अगर हमारी कोई मातृशक्ति को बीमारी नहीं हुई तो हमारी शुद्धि थी। और इसलिए उन बातों का मजाक उड़ाकर हमारा मजाक उड़ाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि यही हमारी विरासत है, यही हमारी संस्कृति है। ये माताएं बहनें बैठी, मोदी आए 2014 में, आपने वोट दिया, और उसके बाद में जो परिस्थिति बनी है, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास मातृशक्ति के नाम पर होंगे। आज नवदुर्गा का नवमी का दिन है, आप भगवती को क्यों पूछते हो? अरे ये 2000 साल 3000 साल पहले हमारे आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा था कि ये मातृ सत्ता ही सर्वोच्च सत्ता है, जो हमको जन्म देती है वो हमसे ऊपर होगी कि हमसे नीचे होगी। ये सच्चाई है। आज हमारी बेटी है, आज हमारी पत्नी है, कोई हमारी माँ है, वो किसी की तो माँ बनने वाली है ना। वो पैदा भी करती है, वो पालती भी है, वो परिवार और समाज को चलाने का काम भी करती है। मैं जिस पहाड़ को लांघ कर आया हूँ उस तरफ आते कहाँ हूँ, उस पर भैरव जी का स्थान है, वो 2000 साल से ज्यादा पुराना है, जो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य थे उनके द्वारा स्थापित। मैं आज कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि माताएं बहनों के साथ क्या, अभी 500 साल पहले रानी दुर्गावती पैदा हुई थी। 500वीं जयंती चल रही है ये। मैं पूछता हूँ कितनी उम्र थी जब उन्होंने सम्राट अकबर से युद्ध किया था? जब तक रानी दुर्गावती जिंदा रही, मुगल गोंडवाना में पैर नहीं रख सके। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन ये इतिहास किसने पढ़ा, किसने बताया, किसको बताया? बिरसा मुंडा को भगवान, बिरसा मुंडा को इस इतने बड़े बलिदान के बाद भी कभी वो सम्मान नहीं मिला जो मोदी सरकार ने दिया। उनको लोग भगवान कहते थे। झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ जब वो लड़ते थे तो कोई उनको पहचान नहीं पाया कि युद्ध कैसे लड़ते। मैं कहता हूँ रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, इनकी शहादत हुई, इनकी उम्र कितनी थी? 26 साल से 32 साल। इसके बीच में उन्होंने तमाम लोगों के साथ में लड़ाइयाँ की है। आज जो माताओं बहनों को हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये लालच नहीं है, ये सीढ़ी है स्वाभिमान की। हम वो दिन देखना चाहते हैं कि एक बार फिर से मातृ सत्ता हम सबके ऊपर हो, ये उसकी कोशिश है। अगर गैस का चूल्हा घर में पहुंचा तो भोजन बनाते समय चूल्हे की धुएं से आंसू किसके पूछे? इस मातृ शक्ति से पूछो। ये लालच नहीं है कि गैस सिलेंडर पहुंच गया, 500 में कर दो, 400 में कर दो। अरे आंखों के आंसू पूछे इस मातृ शक्ति के कुछ और पहुंचने वाला कोई व्यक्ति था, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहता हूं शौचालय घर में गया, हम सड़कों के किनारे शाम में
क्या चित्र देखते थे? क्या वो माताओं बहनों के सम्मान के लिए था? क्या वो अपमान नहीं था? मुझे लगता है कि ये सिर्फ पैसा नहीं है कि एक हमारे घर में शौचालय बन गया। हमने माँ बहनों के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए वो काम किया है। ये सौदा नहीं है, ये वास्तव में उनकी कीमत बढ़ाना है। अभी जल जीवन मिशन चल रहा है, हर घर तक पानी, स्वच्छ पेयजल 2024 तक कोई परिवार ऐसा नहीं बचना चाहिए जहां पर वो न पहुंच सके। मैं पूछता हूं, ये लालच है? अरे जब गर्मी में जहां स्रोत नहीं होते थे 2-2 किलोमीटर तक पानी ढोया जाता था, क्या ये सच्चाई नहीं है? अगर परिवार में पानी पहुंचेगा तो पानी समय किसका बचेगा? हमारी माताओं बहनों का। स्वास्थ्य किसका बचेगा? माताओं बहनों का। मुझे लगता है इस पर विचार करना होगा और किसी भी योजना का प्रभाव हमें देखने की जरूरत है। और इसलिए मैं विनती करता हूं, अभी हमने इस प्रभाव का अनुमान लगवाया था, तो भारत में नहीं, हमारी सरकार ने नहीं लगाया, तो दुनिया के संगठन है WHO, जो पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, उनने आकलन किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो 11.5 करोड़ शौचालय भारत में बने और हर घर तक जो स्वच्छ पानी पहुंचेगा, उससे जो डायरिया से मौतें होती हैं 4 लाख भारत में ये रुक जाएंगी। ये WHO का अनुमान है। 4 लाख मौतें होती हैं डायरिया से, खराब पानी के कारण या गंदगी के कारण जो बीमारी होती है बच्चों में, उसके कारण 4 लाख मौतें होती हैं। अगर ये घर घर तक शुद्ध पानी पहुंचेगा तो वो मौतें रुकेगी। मुझे लगता है कि ये अनुमान हमें लगाना चाहिए और जिनकी मौत नहीं हो पाती वो इलाज से ठीक हो जाते हैं, उस इलाज का खर्चा है 8 लाख करोड़। किसका बचेगा? अगर शुद्ध पानी है, स्वच्छता घर में है, जो आदिवासी का चरित्र है। मैं हमेशा कहता हूं कि स्वच्छता आदमी के भीतर होती है। अगर उसके मन में है तो उसका घर भी स्वच्छ रहेगा और बाहर भी वो स्वच्छता के लिए हमेशा समर्पित रहेगा। लेकिन जिसके मन में ये भाव नहीं है, वो दिखाने के लिए झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचवा सकता है लेकिन सफाई नहीं कर सकता। ये बात आप मानकर चलिए। जरा घरों का जाकर देखिए, किसी आदिवासी का घर देखो और अपना घर देखो और तुलना करना और उसके बाद नंबर देना कि किसको ज्यादा मिलेंगे। मैं दावे से कहता हूं आदिवासी का घर ज्यादा स्वच्छ और ज्यादा सुंदर आपको मिलेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जिसकी हमें तुलना करनी ही चाहिए। वो कितना ही थका मादा होगा लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकता है। ये सच्चाई है और इस सच्चाई पर हम उनको सम्मान दें। शिवराज जी ने क्या नहीं दिया? बच्ची पैदा हो, प्राइमरी पढ़ने जाए, मिडिल में चली जाए, हाई स्कूल में चली जाए, कॉलेज में चली जाए और पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगे, रिसर्च करने जाए। शिवराज जी की सरकार ने माता पिता की चिंता को कम करके गारंटी दी है कि बेटी के साथ में सरकार खड़ी है। ये सच्चाई है और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, इन चीजों के आधार पर हमें तय करना होगा। कोरोना आया था और उसके बाद में गरीब कल्याण की जो योजना है मोदी जी ने चलाई, 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक मुफ्त में अनाज देना दुनिया का रिकॉर्ड बन गया है। जिनने पैदा किया उन्हीं को वापस करना, ये काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और इसलिए मैं माता बहनों से कहता हूँ, हम तो आपका सम्मान करते हैं। बाकी लोगों को इसलिए कहता हूँ कि हमने कई बार ये मुगलों की गुलामी के बाद दुर्गावती जी के समय तक गोंडवाना में घूंघट प्रथा नहीं थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसलिए हमारे समाज में भी अभी बराबरी का दर्जा है, बाकी समाजों में नहीं है। जो बराबरी का दर्जा है वो उसी जनजातीय समाज में है। मैं एक ही कहानी कहूँगा, मैं तो आपको संत स्वरूप देखता हूँ। ये कहानी है कि एक संत साधना कर रहे थे, उनकी साधना इतनी प्रखर थी कि भगवान ने अपने देवदूत पहुंचाए कि जाओ उसको वरदान देकर आओ, जो वरदान मांगे उसको दे देना। तो देवदूत उस सन्यासी के पास आए, सन्यासी से कहा कि भगवान ने पहुंचाया है, आपकी साधना सफल है, आप जो वरदान मांगो हम देने के लिए तैयार। साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा कि जब सब कुछ जिज्ञासा छोड़कर मैं साधु बन गया, जब कामना नहीं बची तब तो मुझे देने के लिए आए हो, मुझे तुम्हारा कोई वरदान नहीं चाहिए। तो वो परेशान हो गए कि अजीब आदमी है, ये तो कह रहा कि वरदान ही नहीं चाहिए, भगवान ने कहा वरदान देकर आओ। साधु को खूब समझाया। साधु ने कहा कि देखो भाई, भगवान ने कहा है तो भगवान को प्रणाम कह देना, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बाद में कहने लगे कि अगर हम बिना दिए जाएंगे तो वहां हम क्या जवाब देंगे? तो बोले देने की इच्छा तो तुम्हें जो मर्जी आए दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। देवदूत ने साधु से कहा
कि तुम जिसको छुओगे वो मृत आदमी भी जिंदा हो जाएगा, जिस सूखे झाड़ के छू दोगे वो हरा हो जाएगा। तो साधु ने कहा कि फिर तुम हमको फंसाना चाहते हो, मैं छूऊंगा तो मेरे मन में अहंकार पैदा होगा कि मैंने मरे आदमी को जिंदा कर दिया, सूखे पेड़ को मैंने हरा कर दिया, ये अहंकार मेरे तप को नष्ट कर देगा, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या करें महाराज? तो बोले संशोधन कर दो, मैं जाऊं और जो होना है तो हो जाए, कोई मरा जिंदा हो जाए, कोई सूखा झाड़ हरा हो जाए, मुझे एहसास नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा तथास्तु, हमने यही किया। साधु जंगल से निकले, जंगल हरा हो जाए, कोई उसमें मृत हो तो ठीक हो, वो जिंदा हो जाए, कोई लंगड़ा लूला है तो चलने लगे, सब साधु को पता नहीं होता था। मैं प्रारंभ में भी मैंने आपसे कहा था, जो माँ हमें पैदा करती है, पालती है, परिवार और समाज की रक्षा करती है, वो साधु के समान ही है। उसने जीवन भर हमसे मांगा नहीं, हम उस मातृ शक्ति के सम्मान के लिए जनता पार्टी संकल्पित है। हम गरीब कल्याण के लिए और माताओं के सम्मान के लिए समर्पित है। लाडली बहन योजना पैसे का लालच नहीं है कांग्रेसियों, जो तुम लालच दे रहे हो, ये उन माताओं बहनों का सम्मान है, ताकि वो त्योहार को त्योहार की तरह मना सके। मनाना करना, हम दशहरा मनाएंगे, ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है, उसके बाद दीपावली आएगी, दीपावली की पूजा करेंगे, लेकिन लोकतंत्र का त्योहार भी है। 17 तारीख को वोट पड़ेगा, वोट उसकी ताकत है। अगर हम जीवित हैं इसलिए कि हम प्राण हमारे भीतर हैं, और लोकतंत्र का प्राण है वोट, तो वोट डालने जाना, ये मेरी पहली विनती है। दूसरी विनती है, यदि आपको लगता है कि हमारा रास्ता ठीक है, हम लालच की राजनीति नहीं करते, हम भ्रम की राजनीति नहीं करते, तो मेरी प्रार्थना है कि दीपावली को कमल का फूल लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ेगा, और 17 तारीख को कमल की बटन पर सिर्फ उंगली दबाना है, फूल भी नहीं ले जाना है, तो भी मुझे लगता है कि काम हो जाएगा। और हम आपसे वोट इसलिए मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बने हैं 3.5 करोड़, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनकी ऊपर पक्की छत नहीं है। अगर वो बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। शौचालय बन गए, आगे कोई भी परिवार, किसी को भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, उसके साथ में गैस का कनेक्शन और शौचालय तय है। लेकिन कोई बच गया है तो उसको अगर देना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि हर परिवार के पास पीने का शुद्ध पानी हो, तो फिर आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ना चाहिए। मैं अभी तो कार्यकर्ताओं से मिलकर गया था, मैं नौजवान मित्रों से कहता हूँ, कुछ बच्चे मुझे अभी मिले, सेल्फी ले रहे थे, मैं उनसे कहता हूँ बेटा खूब पढ़ना, लेकिन अपनी विरासत को मत भूलना। हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है क्लास में, वो मंदिर टूटने का और गुलामी का इतिहास पढ़ा है। देश की आज़ादी के 75 साल बाद हमारे बच्चे जो इतिहास पढ़ेंगे, हमारे नाती पोते, वो मंदिर बनने का इतिहास पढ़ेंगे, मंदिर टूटने का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मुगलों की गुलामी ने हमको, हमारी माताओं बहनों को पर्दे के पीछे धकेला, चाहे दीवारी के पीछे धकेला, लेकिन जंगल में रहने वाले वनवासी ने वो गुलामी स्वीकार नहीं की। वो जंगल में जाकर अपनी बराबरी के दर्जे के साथ अपनी मातृशक्ति का सम्मान करता रहा। आप वास्तव में वंदनीय हैं, आपका नमन करना चाहिए। और मेरे भाग्य में सीताराम जी जैसे अनेक हमारे आदिवासी नेता यहाँ बैठे, ये हमारी किस्मत थी कि ऐसे लोग मुझे बचपन से मिले। जवानी में जब मुझे होश नहीं था, तब मैं इनके साथ पैदल चलता था। इतनी छोटी उम्र में सांसद बना दिया आप लोगों ने। उस समय मैं 28.5 साल का था। 28.5 साल में तो आदमी को अभी होश ही नहीं रहता है। उनने समय ऐसा देखा है, हमने धक्के भी खाए लेकिन राज भी किया। हम आज भी जमीन में सोने भी तैयार हैं, पैदल चलने तैयार हैं। यहाँ तो हम पैदल ही जाते थे, साल में एक बार पैदल चलते थे, गांव-गांव जाते थे, पैसा देना होता नहीं था पार्टी के पास, यही लोग खिलाते थे, वहीं सोते थे। मैं नियम चल रखता था, जमीन में सोऊंगा, दाल रोटी खाऊंगा, ये 2 नियम लेके मैं पैदल यात्रा शुरू करता था। पीछे एक ही कारण था, मेरा कार्यकर्ता कमजोर है, मन से नहीं, मन से तो बहुत मजबूत है, धन से कमजोर था। पता नहीं उसके पास 4 लोगों को सुलाने की जगह होगी कि नहीं। तो मैंने कभी भी गद्दे पे मैं नहीं सोया 1 महीने, जमीन में
मैं बोरे पर सोता था, या ये पन्नी कोई देते थे उस पन्नी पर सोता था, साल कंधे पर रखता था। दाल रोटी का नियम इसलिए 1 महीने के लिए लेता था कि मैं अपने कार्यकर्ता के यहाँ जाऊँगा तो उसको कर्जदार बना के नहीं आऊँगा, दाल रोटी तो खिला ही देगा। और 1 महीने बाद मैं सोचता था कि मैं किस परिवार में पैदा हुआ। मुझे लगता है कि हम जब जीवन में जाए काम करने के लिए तो एक बार जरूर ये ध्यान रखना चाहिए, हम अपने कार्यकर्ता के यहाँ जाकर एक रात तो निकालें। ऐसा तो न लगे कि हम बिगड़ गए। आदतें हमको बिगाड़ देती है। मेरे गुरुदेव कहते थे ये आदत है ना, ये आदत बिगाड़ देती है। इसलिए समय समय पर कसौटी पर खुद को भी कसते रहो। तो बीच में नर्मदा परिक्रमा भी कर ली, पैदल यात्रा भी कर ली। साल में एक बार अभी भी मैं पैदल चलता हूँ किसी न किसी बहाने। मैं अभी जब से मैं उम्मीदवार बना हूँ 2 बार नर्मदा जी के किनारे रुक लिया। एक दिन छिंदवाड़ा में एक आदिवासी गांव था, वहीं अभी नवरात्रि में रुके, उन्हीं की फलाहार खाई और उन्हीं के साथ भजन वजन गाए और सवेरे उठे और चले गए। तब मैंने कांग्रेस के नेता से कहा तुम 24 घंटे अगर इनकी तरह गुजार लो तो हम तुम्हें नेता मान लेंगे। तो 1 किलोमीटर चल नहीं सकते, जो कहीं बिना हवाई जहाज के जा नहीं सकते, बिना एसी के जी नहीं सकते, आपके बीच में बैठ नहीं सकते, नहीं तो रातें वो है कि घंटे भर में बीमार हो जाएंगे। ऐसे लोगों पर भरोसा मत करिए। ये झूठे आश्वासन देने वाले कांग्रेस के नेताओं को सजा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए हमारे उम्मीदवार को, और कमल पर अपना बटन दबाकर भाजपा को विजयी बनाइए, महेंद्र को विधायक बनाइए। ये जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा है, जैसे अभी ज्योति है, ये भी 2003 में जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है। तो जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य होकर आज विधानसभा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया। आपका आशीर्वाद मिलेगा, वोट मिलेगा, ये विनती करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।